तो देखो टॉपिक है ये न्यूरॉन तो पढ़ लिया है, क्योंकि ये टॉपिक जो आया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से टॉपिक है। टॉपिक का नाम पेशियों के प्रकार और पेश संकुचन क्रियाविधि है, लेकिन इसमें न्यूरॉन की भूमिका होती है। तो यहां सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में दे रखा है कुछ थोड़े बहुत। तो देखिए न्यूरॉन क्या है पहले पढ़ चुके हैं। तंत्रिका कोशिका बोलते हैं न्यूरॉन को। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। अब देखिए न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की पढ़ लिया है आपने, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कि तंत्रिका तंत्र जो बना किससे बनता है? न्यूरॉन से। तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। अब तंत्रिका कोशिका की संरचना आप पहले पढ़ चुके हो। संरचना में जो भाग होते हैं पहले बताइए संरचना के बारे में। पहला होती है द्रुमिका। द्रुमिका सब जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? द्रुमिका बोलते हैं। और इसका कार्य होता है संकेत प्राप्त करना। क्योंकि जो द्रुमिका होती है वो कहां पाई जाती है? बाह्य जननेंद्रियों पर पाई जाती है। त्वचा पर है, आंख पर, कान पर, क्योंकि ये संदेशों को प्राप्त करती हैं। तो देखिए द्रुमिकाएं संकेत प्राप्त करता है। कोशिका का है जिसको आप बोल रहे थे क्या? सोमा। सोमा का कार्य होता है नियंत्रण केंद्र। क्योंकि सोमा के अंदर ही क्या मिलता है? कोशिका केंद्रक मिलता है। और केंद्रक तो क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। सारी क्रियाविधि कोशिका की किन द्वारा संपन्न की जाती है। अब इस कोशिका काय के अंदर न्यूक्लियस बता दिया। केंद्र क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर केंद्र क्या काम करता है? आनुवांशिक नियंत्रण। तो केंद्रक की गुणसूत्र, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र क्या करते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं का नियंत्रण करते हैं। और एक्सॉन जो होता है इसको बोलते हैं तंत्र काच। क्या बोलते हैं? तंत्र काच। तंत्र काच का मुख्य कार्य होता है संकेत को आगे भेजना। ये लंबा प्रवर्ध होता है, संकेत को आगे ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? तंत्र काच करता है। और तंत्रिका कोशिका के ऊपर जो माइलिन आवरण पाया जाता है, बताइए। माइलिन आवरण पाया जाता है, ये गति बढ़ाता है किसकी? संदेश की। और जो रेनवीयर के नोड होते हैं ये साल्टरी कंडक्शन लवड़ीय चालन में हेल्प करते हैं। लवड़ीय चालन में हेल्प करते हैं। और जो सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है, क्या होती है? ये सिनेप्टिक नोप जानते पुटिकाएं तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पाई जाती है। और इनका कार्य क्या होता है? संकेत को ट्रांसफर करती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। और इनके बीच एक द्रव भरा रहता है, पता है आपको? एसिटाइल कोलिन भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अब मैं तो ये तो केवल नॉर्मल जानकारी थी। आपका जो टॉपिक प्रारंभ होता है क्या? पेशियां। यहां से प्रारंभ होगा बेटा। पेशियां क्या होती हैं बता दिया। पेशियां एक क्या है? एक विशेष ऊतक है। अब देखिए
पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो संकुचन द्वारा गति उत्पन्न करता है। यदि पेशियां ना हो तो हम गति नहीं कर सकते। कंकाल तंत्र भी जो गति करता है इस पेशियों के माध्यम से होता है, क्योंकि पेशियों के अंदर ही क्षमता होती है संकुचित होने की और प्रसारित होने की। इसलिए पेशियां गति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पेशियों के प्रकार पढ़ेंगे। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली है कंकाल पेशी, जैसे कि नाम से पता है कंकाल पेशी तो हमारे कहां पाई जाती है? ये कंकाल तंत्र पर, मतलब जो कंकाल तंत्र है उसके निकट संपर्क में होती है कंकाल पेशियां। जैसे नाम से पता हुआ कैसी होती है ये? इच्छानुसार, मतलब ये पेशी होती है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब है इन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। मैं जैसे कि मैं चल रहा हूं, जब चाहे जब अपनी गति को विराम दे सकता हूं। इस कारण को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। चूंकि इन पर रेखाएं भी पाई जाती है, इन कारण को क्या बोलते हैं? रेखित पेशी। इसकी यदि संरचना देखेंगे तो इन पर रेखा नजर आती हैं और रेखाओं के कारण इनको हम रेखित पेशी भी कहते हैं। एक प्रकार से ऐच्छिक पेशी है। और दूसरी होती है चिकनी पेशी, ये अनैच्छिक है और कहां पाई जाती हैं? जो आपके आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों में पाई जाती है और इस कारण इनको हम अंतरंग पेशियां भी कहते हैं। अंतरंग पेशियां। और ये कैसी पेशियां हैं? अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक का जानते हैं, हमारे इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि बेटा हमारे आमाशय के अंदर क्या है कि यदि क्रमागत तरंगें चल रही हैं तो हम नियंत्रण नहीं है, हमारे बस में नहीं है हम रोक सकें। तो ये सभी अनैच्छिक होती हैं और इनको चिकनी पेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकनी पेशियां, चिकनी पेशी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी पेशी है हृदय पेशी और ये अनैच्छिक पेशी है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो लयबद्ध होता है, लयबद्ध संकुचन करती है। ये हृदय पेशी पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वैसे दिखने में तो ये रेखित पेशी होती है, दिखने में तो ये रेखित पेशी होती है। और रेखित पेशी कैसी है? अनैच्छिक है। लेकिन कार्यात्मक रूप से ये कैसी बेटा? अनैच्छिक पेशी। रेखा इस पर हृदय पेशी पर रेखा दिखा देती है, लेकिन कार्यात्मक रूप से अनैच्छिक है, क्योंकि हृदय की क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हृदय की क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इन कारण को हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। हमारी ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती। और हृदय का जो कार्य होता है क्या होता है? लयबद्ध संकुचन। क्योंकि एकमात्र हृदय ऐसा अंग है जो आपका 24 आवर्स रेगुलर वर्क करता है। बेटा क्या करता है? वर्क करता है बिना थके और बिना रुके। हृदय यदि रुक गया ना, पल भर के लिए रुक गया तो आप खुद पूरे रुक जाओगे। इसलिए हृदय की पेशियां कभी थकती नहीं है। अदर कंकाल पेशी हैं ये थक जाती है। 1 किलोमीटर दौड़ लो, पता पड़ेगा आपको कितनी थकान होती है। कंकाल पेशियों में थकान होती है, पर हृदय पेशियां नॉन स्टॉप थकती नहीं है बेटा। क्योंकि हृदय की जो दीवार होती है बेटा उसमें मोटी मोटी रक्त वाहिका पूरा जाल होता है।
इसको बहुत सख्त ही मतलब मजबूत पेशियां होती हैं और इनको ऊर्जा की सप्लाई मतलब रक्त सप्लाई जल्दी होता है फास्ट तरीके से, जिससे कि पेशियों को प्रॉपर तरीके से ऊर्जा मिलती रहे। अब आती है कंकाल पेशी की संरचना के बारे में। इसमें जो डायग्राम है वो सभी डायग्राम भेज दी जाएंगे आपको। कंकाल पेशी संरचना आपके 11th बुक में भी है। ये डायग्राम विशेष ध्यान देना है, डायग्राम बताऊंगा आपको डायग्राम के माध्यम से। पहले आप रफली समझ लो, ठीक है, उसके बाद डायग्राम खोल करके और समझा देंगे आपको। तो जो कंकाल पेशी होती है संरचना में, कंकाल जो पेशी होती है किसकी बनी होती है? कंकाल पेशी पुलिकाओं की। पुलिकाओं मतलब कंकाल पेशी में बहुत सारी पुलिकाएं पाई जाती हैं जिनको फेसिकल बोलते हैं। और फेसिकल का मतलब है एक लकड़ियों का बंडल। यो मानो आप तो कि जैसे गन्ने हैं ना, गन्ने, और गन्ने की आप एक क्या बना दें, गठरी बना दें, वो पुलिकाएं। इन पुलिकाओं को क्या बोलते हैं? पेशी बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशी बंडल। मतलब पेशियों का बंडल है, पेशी बंडल बोलते हैं। पुलिकाएं क्या है? एक पेशियों का बंडल है। अब एक किसकी बनी होती बेटा? मसल फाइबर, पेशी तंतु। जो ये तो पेशी बंडल हो गया, जैसे नाम से पता है पेशी बंडल, तो पेशी बंडल के अंदर क्या होगा? पेशी तंतु होंगे। भाई जैसे गन्ने गठरी बांध रहे हैं हम लोग, तो उसमें गन्ने तो हैं, ऐसे पेशी बंडल में क्या होंगे? पेशी तंतु होंगे। अब ये जो पेशी तंतु हैं, ये संकुचन इकाई, मतलब इस एक तंतु के अंदर भी कई तंतुक होते हैं। क्या होते हैं? इधर पेशी फाइबर पे तंतु, वो एक तंतु के अंदर कई क्या होते हैं? पेशी तंतु। क्या होते हैं? कई पेशी तंतुक होते हैं। इसका मतलब है ये जो तंतु है ये कई तंतुओं से मिलकर बना। तंतुकों से, एक तंतु भी कई तंतुकों से मिलकर बना, छोटे तंतुओं से। आप देखिए मुख्य भाग देखिए, कंकाल पेशी की संरचना में सार्कोलेमा कंकाल पेशी तंतु की झिल्ली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? ये जो तंतु की झिल्ली, इसको बोलते हैं हम लोग सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये जो द्रव भरा हुआ है किसके अंदर? पेशी तंतु के अंदर जो द्रव भरा हुआ उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। और मायोफाइब्रिल बता दिया आपको, ये मायोफाइब्रिल है, संकुचन इकाई। क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि एक तंतु के अंदर कई सार्कोमियर होते हैं और सार्कोमियर क्या बनाते हैं? संकुचन इकाई बनाते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बेस्ट समझा दिया, डायग्राम देखते हैं। ये पेज 3 सेव कर दें आपको, तीसरा पेज संकुचन इकाई तक। अब देखिए आपको कुछ डायग्राम लेके आए हम लोग। जैसे कि आपने क्या पढ़ा, यही वही है बेटा, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का मतलब आपको पता ही होगा, स्केलेटल मसल का मतलब ये कौन सी मसल है बेटा? कंकाल पेशी है। कंकाल पेशी कौन सा पेन सही रहेगा इस पे? ये कंकाल पेशी है। और इसी संरचना पढ़ रहे हो तो जैसा कि नाम से पता है बेटा, देखो इस पे रेखाएं दिखा देते, दिख रही है रेखाएं, ये रेखा दिख रही है आपको, इस कारण को रेखित पेशी बोलते हैं, पता ही है। इन्हीं कारण क्या बोलते हैं इसको? रेखित पेशी। अब देखिए हम देखते हैं कि भाई जो कंकाल पेशी होती है किसकी, ये किसकी बनी है? ये मसल है बेटा, ये पेशी है। क्या है ये? पेशी।
अब वो पेशी बनी हुई है, फेसिया का मतलब है, जानते बताया था आपको मैंने, ये फैसिकल है, पुलिका। मतलब देखो पेशी है, एक पेशी का अनुप्रस्थ काट काटा हमने, जो काट काट दिया, और उसके अंदर ये क्या है, ये पूरी पुलिका है बेटा। क्या है ये, पुलिका। तो इनको हिंदी में बोलते हैं पेशी बंडल। क्या बोलते हैं, पेशी बंडल कहते हैं। अब देखिए ये पेशी बंडल है। अब एक पेशी बंडल भी किससे बना बेटा, या के अंदर, ये तो तुम्हारी पुलिका है पूरी। अब हमने एक पुलिका निकाली ना बेटा, एक पुलिका निकाल ली, एक क्या बेटा निकाल लिया, ये तो पूरी पेशी है, और इसके अंदर ये क्या है, पुलिका है। पुलिका मतलब पेशी बंडल है। इसको पूरे को बोल रहे हैं पेशी बंडल, पूरे को जो बना हुआ है पूरा पेशी बंडल है ये अंदर। तो इसके अंदर अब ये एक को बोल रहे हैं फेसी, ये पुलिका एक है। कौन कौन से, देखो एक बहुत सारे लगे हुए ना। अब इनमें से एक को निकाला हमने, ये क्या है, इसके अंदर भी मसल फाइबर पेशी तंतु है। क्या है ये, पेशी तंतु। मतलब ये बहुत सारे पेशी तंतु से मिलकर बनी है बेटा। एक दिख रही ना आपको, ये पेशी तंतु है। एक को हम देख रहे हैं, देखो ये एक पुलिका है पूरी। अब ये पुलिका के अंदर जो दिख रहे हैं डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, पेशी तंतु है। और यदि हम एक तंतु निकाले, जो एक तंतु निकाला बेटा, देखो ये रहा, एक तंतु निकाले, ये मसल फाइबर एक तंतु निकाला है पुलिका से, ये पूरी एक पुलिका से तंतु निकाला है, एक तंतु। अब एक तंतु भी किससे मिलके बना है, मायोफाइब्रिन, पेशी तंतुकों से। क्या बेटा, ये क्या है, पेशी तंतुक। एक पुलिका में बहुत सारे तंतु हैं, और एक तंतु को देखें तो वो भी बहुत सारे तंतुकों से बना है, छोटे छोटे तंतुकों से, लंबे छोटे छोटे तंतुकों से बना, उनको बोलते हैं मायोफाइब्रिन। देखो बेटा ये एक तंतु निकाल लिया हमने। अब एक तंतु के अंदर भी देखो एक दो बहुत सारे तंतु हैं, तंतुक हैं वो, जिनको बोल रहे हैं मायोफाइब्रिन। अब इसकी संरचना को देखें, किसकी, एक तंतुक की, मायोफाइब्रिल की संरचना देखें, तो मायोफाइब्रिल के अंदर भी ऐसे तंतु होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। क्या होते हैं, एक्टिन होते हैं पतले, और मायोसिन कहते ये होते हैं पतले, और ये होते हैं मोटे। ये पूरा एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के बंडल को बोल रहे हैं क्या, मायोफाइब्रिल, एक तंतुक। और तंतुक के अंदर ऐसे जो दिख रहा है ना आपको, ये जगह जगह, ये सार्कोमियर है। जानते हो सार्कोमियर, पेशी संकुचन की इकाई। मतलब इनमें क्षमता होती है सिकुड़ने की और फैलने की, सार्कोमियर के अंदर। सार्कोमियर को बोलते हैं पेशी संकुचन की इकाई। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसकी संरचना के बारे में पढ़ोगे, सार्कोमियर क्या ये भी पढ़ोगे। अब इस पूरे तंतुक में, पेशी तंतुक में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। सार्कोमियर क्या बनाते हैं, संकुचन इकाई बनाते हैं, मतलब संकुचन जो होता है सार्कोमियर के माध्यम से। लेकिन हम यहां एक सार्कोमियर की संरचना पढ़ेंगे, एक सार्कोमियर की संरचना पढ़ेंगे। तो अभी तो केवल ये पेशी बंडल के बारे में बताया है, और पेशी बंडल किससे बना है, पेशी तंतुओं से बना है। और पेशी तंतु भी किससे बना है, पेशी तंतु से। और पेशी तंतु के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन तंतु पाए जाते हैं। अपना वाईफाई लग गया, आपको जो भी चीज भेजना चाहे भेज सकते सीधे।
अब देखो बेटा, ये तो हो गया आपका। अब देखिए संकुचन प्रोटीन की संरचना। क्योंकि आपने संकुचन प्रोटीन दो ही होती है, एक्टिन और मायोसिन होती है ना बेटा। अब संकुचन प्रोटीन की जो संरचना होती है, इस संरचना में आप देखोगे तो ये तो सारकोमियर दिखा रखा है, अभी जो बताया था आपको सारकोमियर। अभी संरचना नीचे आ गई बेटा, देखो ये तो है, ये बेटा संकुचनशील प्रोटीन की संरचना ये है, लिख रहा है आपको संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। पेन है क्या? ये क्या है? संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना। सब किताब में डायग्राम बने हुए हैं, केवल डायग्राम विशेष ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहला जो तंतु होता है वो है आपका एक्टिन तंतु। कौन सा? अभी बताया था बेटा, ये तंतु कौन सा? मायोसिन। पेशी तंतु भी दो से मिलकर बना, किससे? एक्टिन तंतुओं से और मायोसिन से। जो एक्टिन लिख रहा है बेटा, एक्टिन तंतु कैसे होते हैं? पतले होते हैं। और मायोसिन तंतु ये होते कैसे? ये मोटे होते हैं। बताया था अभी, एक्टिन तंतु पतले और मायोसिन तंतु मोटे होते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक्टिन की बात करते हैं कि एक्टिन तंतु बना किससे। इधर ध्यान दें, किससे बना एक्टिन बताइए? ये बना है एफ एक्टिन के दो तंतुओं से। मतलब जो आपको दिख रहे हैं ना गोलाकार, ये दो धागेनुमा संरचना है, वो लिपटे हुए हैं आपस में। ये दिख रहा है ये आपको पूरा, ऐसे भी इधर लेफ्ट दिखा हुआ है। ये दो एफ एक्टिन की पूरी लड़ी है। क्या है ये? एक्टिन पूरी लड़ी है, दो लड़ी ये आपस में लिपटे हुए हैं। ये किससे मिलकर बना है? एफ एक्टिन और एफ एक्टिन के दो तंतुओं से मिलकर बना है। सर्पिल रूप में कुंडलित है एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन की बात करें, ये एफ एक्टिन भी किससे मिलकर बना बेटा? ये पूरे को बोल रहे हैं एफ एक्टिन। तो किसको? जो पूरी लंबवत संरचना है इसको बोल रहे हैं, पूरी कुंडलित संरचना है इसको एफ एक्टिन बोल रहे हैं। दो तंतु है एफ एक्टिन, कौन कौन से? एक तो ये बेटा, एक ये, दो हो गए तंतु यहां पर लिपट रहे। अब एफ एक्टिन भी जी गोलाकार इकाइयों का बहुलक है। क्या है? जी गोलाकार का ही बहुलक है। मतलब ये जो एफ एक्टिन तंतु है ये भी ऐसी बहुत सारी गोलाकार इकाइयों से मिलकर बना है। अब एक दूसरा तंतु बात करें, ट्रोपोमायोसिन। दो तंतु ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के निकट पूर्ण लंबाई में जा रहा है। देखो बेटा, दिख रहा है ना, जिस प्रकार से दो तंतु हैं एफ एक्टिन आप लिपटे हुए हैं, उसी प्रकार से दो तंतु कौन से हैं? ट्रोपोमायोसिन है। वो भी इनके निकट संपर्क में पूर्ण लंबाई से जाते हैं, वो भी आप लिपट रहे बेटा, इस तंतु के संपर्क में ही है, जिनको बोल रहे ट्रोपोमायोसिन। एक बात तो ध्यान देना है, इस ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर यह पाई जाती है जटिल प्रोटीन ट्रोपोनिन पाई जाती है। देखो नियत अंतराल पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा जो तंतु होता है ये होता है मायोसिन। ये एकल मायोसिन है बेटा, एक मिरो मायोसिन एकल है। बाकी ऐसे बहुत सारे तंतु मिलकर बनाते मायोतंतु। मायोतंतु मोटा होता है, इसे तो पता दिख रहा है। पर एकल मायोसिन है, मिरो मायोसिन है, ऐसे तंतु मिलकर बना रहे हैं। कौन? मायोसिन तंतु। अब यहां देखो इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है बेटा सिर, एक तो होता है पुच्छ वाला भाग। कौन सा होता है बेटा?
और ये वाला भाग होता है सिर, दिख रहा है, ये सिर वाला भाग है और ये पुच्छ वाला भाग है। अब इस सिर वाले भाग में ये दोनों तंतु मिलकर क्रॉस भुजा बनाते हैं। अब यहां पे तो होता है, ये तो शीर्ष होता है, शीर्ष को सिर बोलते, बताइए आपको। यहां पे होता है एक्टिन योजी स्थल, ये वो स्थल है जहां एक्टिन ये जुड़ेगा, एक्टिन तंतु जुड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं पेशी संकुचन क्रियाविधि में कि एक्टिन तंतु मायोसिन मतलब पतले तंतु, जो पतले तंतु होते हैं मोटे तंतु फिसलते हैं, सरकते हैं, जिससे पेशियों में गबन होता है। तो अब ये तंतु जुड़ेगा ना इससे, किससे? एक्टिन योजी स्थल है कि यहां एक्टिन तंतु जुड़ता है इससे, और ये जुड़ करके एक सेतु बनता है, एक सेतु बनता है। वो सेतु क्या करता है, जो मायोसिन तंतु है वो एक्टिन जो तंतु मायोसिन को खींचता है। जब मायोतंतु उसको एक्टिन को खींच रहा है तो पेशियों में संकुचन होगा। क्या होगा? पेशियों में संकुचन होगा। तो ये दोनों तंतु याद रखना, ये एटीपी योजी स्थल है, क्योंकि आप जानते हैं इस क्रिया के लिए एटीपी काम में आएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और इसी से ही पेशी जो आपका सेतु है वो टूटता है और फिर दोबारा सेतु बनता है, फिर दोबारा से वो एक्टिन तंतु खींचेगा। खींचने से पेशियों में मतलब क्या पेशी खींचेंगी, और जैसे सेतु टूट जाएगा पेशी शिथिल हो जाएंगी, और फिर दोबारा से वो, तो ये क्रिया चलती रहती है, सेतु बनते हैं टूटते हैं। ये आपको ध्यान देना है। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना हो गई। अब देखिए बेटा, ये क्रिया जो आप देख रहे हो पेश संकुचन क्रिया विधि है। आगे समझाऊं क्रिया विधि को। संकुचन क्रिया विधि में सबसे पहले ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये सब कुछ क्रिया विधि में आएगा। इस डायग्राम में केवल देखो ये एक्टिन तंतु है, मायोसिन तंतु है, दो तंतु हैं। अभी आपने पढ़ा था, तंतु पढ़े थे ना, ये एक्टिन, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। एटीपी दिख रही है आपको, एटीपी टूटती है, ऊर्जा काम में आएगी किसमें? एडीपी और पीआई में। इन्होंने फॉस्फेट में टूट रही है, क्योंकि एटीपी में क्या है, ट्राइफॉस्फेट है, यहां एडीपी और पीआई में टूट गई, फॉस्फेट अलग हो गया। अब देखिए इससे क्या होगा, एटीपी ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा, ये एटीपी टूटती है तो ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने से एक काम होते हैं बेटा, इसमें एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहां से कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं, और कैल्शियम आयन क्या करते हैं, जो एक्टिन तंतु के सक्रिय स्थल को खोल देते हैं। जब सक्रिय स्थल खुल जाएंगे तो ये एक्टिन जो मायोसिन तंतु है एक्टिन तंतु से क्रिया करेगा, बंध बनाएगा, जिसको बोलेंगे आप क्रॉस सेतु बनाएगा, एक बंध बनाएगा, क्रॉस सेतु बन गया। अब जैसे क्रॉस सेतु बनेगा तो ये झुक जाएगा बेटा, झुक रहा है, झुक गया, मतलब घूमण होगा, इसमें घर्षण होगा, जो झुक जाएगा। अब ये झुक जाएगा तो फिर जो खींचेगा वो तंतु है, दो खींच दिया है। पहले तंतु तो इधर देखो, ये तंतु पहले इधर देखो बेटा, अब ये तंतु पहले यहां देखो कितना इधर बाहर है, इधर बाहर है ना बेटा, बहुत सारा बाहर है ना, है। और यहां पे देखो कितना बाहर है, बहुत कम बाहर है गया है ना। यहां तो इधर तो बहुत सारे बाहर है, बाहर की तरफ दिख रहा है आपको, इधर कम है। इसका मतलब क्या है, जब ये सेतु बना तो इसने क्या किया, इसको एक्टिन तंतु को अपने ओर खींच लिया, वजह तो पेश संकुचित होगी पेशी, तो ये खींच लिया तो दिख रहा है। फिर सेतु टूट जाएगा, क्रॉस सेतु टूट गया, टूटने के बाद फिर दोबारा सेतु बनेगा, सेतु टूटेगा। सेतु बनने का मतलब एक ही होता है कि ये एक्टिन तंतु को बांध के खींचता है,
सेतु का मतलब क्या है? बंध। मतलब एक्टिन तंतु को बांधेगा, उसके बाद खींचेगा, और जब खींचेगा तो इन तंतुओं में क्या होगा? आपस में खींचेंगे तो संकुचन होगा। तो ये केवल डायग्राम ये दिखा रहा है बेटा कि यहां पर क्रॉस सेतु क्यों बनते हैं, जिससे कि वो बंध बना करके एक्टिन तंतु को अपनी ओर खींच सके और पेशी संकुचित हो सके। ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए एक डायग्राम इसमें ये भी है, ये आपका पेशी संकुचन क्रियाविधि। क्या बेटा? ये क्रियाविधि पढ़ ली आपने, लेकिन इस क्रियाविधि में एक सिद्धांत है, और सिद्धांत का नाम है पेशी संकुचन का सर्पी तंतु सिद्धांत। ये सिद्धांत रखना बेटा। कौन सिद्धांत है ये? सर्पी तंतु सिद्धांत है। और सर्पी तंतु सिद्धांत ये कहता है कि भाई, जैसे नाम से पता है, ये सिद्धांत ये कहता है, आप पढ़ोगे कि जो पतले तंतु होते हैं, एक्टिन तंतु, मायोसिन पर सरकते हैं। और वो तो पहले बता दी डायग्राम में, इससे पहले डायग्राम बताया था कि भाई वो मायोसिन तंतु एक्टिन को बांध के सेतु बना के खींच रहा है। जब खींचेगा तो एक्टिन तंतु सरकेगा वहां पे, सही है ना भाई? उसको जो खींच रहा बना बना के सरकेगा सरकेगा, वही सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत को बोलते हैं पेशी संकुचन का, पेशी संकुचन का सर्पी तंतु सिद्धांत। पेशी संकुचन का ये हो गया सर्पी तंतु सिद्धांत है। सर्पी का मतलब है सर्पण करना। जो पतले तंतु होते हैं मोटे पर फिसलते हैं, सरकते हैं। अब देखिए ये पेज संकुचन में क्या होता बता दिया आपको कि दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटे? यहां तक इसको बोलते हैं सार्कोमियर बोलते हैं। दो जेड रेखा बीच दूरी सार्कोमियर कहलाती है। दो जेड रेखाओं बीच दूरी सार्कोमियर कहलाती है। तो ये दो सार्कोमियर है। अब सार्कोमियर में देखिए ये तो एच क्या ए बैंड है। कहां तक है बेटा? लिख रहा है ए बैंड, देखो यहां से यहां तक ए बैंड है। और एक इसमें आई बैंड, और ए बैंड और आई की बैंड के कारण पीछे रेखी दिखा देती है। इन्हीं दोनों बैंड के कारण पीछे दिखा देती है बेटा, रेखी दिखाई देती है। अब देखिए आई बैंड में जो ए बैंड है, यहां में एक्टिन तंतु भी है। ये तो क्या है? एक्टिन है। और ये क्या बेटा? मायोसिन है। कौन सा? मायोसिन। दोनों तंतु हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब देखिए संकुचन इकाई कैसे है? जो एच क्षेत्र होता है इसमें केवल मायोसिन तंतु है। दिख रहा है आपको? इसमें केवल मायोसिन तंतु है। और आई बैंड में केवल एक्टिन तंतु है। दिख रहा है बेटा आपको? ये आई बैंड में क्या है? ये आई बैंड है, इसमें केवल एक्टिन तंतु है। और आई बैंड क्या है? एक्टिन तंतु के बीच में एक गहरी डार्क रेखा होती है, ये जो जेड रेखा बोलते हैं। और जेड रेखा आई बैंड को दो बराबर भागों में बांट देती है। जेड रेखा आई बैंड दो बराबर भागों में बांट देती है बेटा। किस किस में? ये दो बराबर भागों में बांट दिया आई बैंड। आई बैंड के बीच में रेखा है तो बराबर भागों में बांट देती है। ये तो एच क्षेत्र हो गया। किस इसमें केवल मायोसिन तंतु होंगे, और आई बैंड में केवल एक्टिन तंतु होंगे। और ए जो बैंड होता है इसमें एक्टिन तंतु भी है और मायोसिन तंतु भी है। ये संकुचन कार्य इकाई है। देखो कि जब पेशियां शिथिल अवस्था में होती हैं तो पहले ये पता है आपको, सार्कोमियर ए बैंड यथावत रहेगा नीचे तक।
लेकिन जब संकुचन होगा तो देखो एच क्षेत्र भी कम हो गया ना, एच क्षेत्र भी कम हो जाएगा, आई बैंड भी कम हो गया ना। पहले आई बैंड इतना लंबा था, यहां से यहां तक था ना आई बैंड, अब आई बैंड देखो और कम हो गया, आई बैंड भी कम हो गया नहीं हो गया। लेकिन ए बैंड जितना यहां पर है उतना ही यहां रहेगा, ए बैंड की लंबाई में कोई असर नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब ये मायोसिन तंतु यहां जेड रेखा से टच में हो जाएंगे ना, तो वो अधिकतम संकुचन होगा। क्या होगा? अधिकतम संकुचन होगा जब ये जो आपका मायोसिन तंतु इसे टच हो जाएगा। तो देखो हो गया, टच हो गया। इसके लिए अधिकतम संकुचन में क्या होगा? एच क्षेत्र 0 हो गया, ये जो एक्टिन तंतु है ओवरलैपिंग हो जाएगी, एच क्षेत्र 0 हो गया, आई बैंड भी ना के बराबर रह गया, लेकिन ए बैंड की लंबाई में कोई असर नहीं पड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट ध्यान रखना बेटा, संकुचन के समय ए बैंड की लंबाई यथावत रहती है, ठीक है, यथावत रहेगी ए बैंड। जो आई बैंड है छोटा हो जाएगा, एच क्षेत्र 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज याद रखना, तो बेटा ये आपके केवल कुछ डायग्राम थे, ये वही है बेटा, देखो दिखा रखा है, संकुचन क्रियाविधि है। ये रेखा दिखाई दे रही है कंकाल पेशी में, इस कान को रेखित पेशी बोलते हैं। ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। तो ये सागर संकुचन दे रखी है आपको, पहले बता दी मैंने आपको, यहां डिटेल में दे रहा है, ये संकुचन क्रियाविधि है। नहीं खोल रहा हूं। अब आपके 3 पेज हो गए थे बेटा, है देखो कंकाल पेशी यहां तक हो गया था, ठीक है। अब वही माइक्रोफाइब्रिल है, या में माइक्रोफाइब्रिल पेशी तंतुक है, ये संकुचन इकाई है क्योंकि इसमें बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। क्या होते हैं इसमें? कई सार्कोमियर होते हैं बेटा इसमें। अब देखिए, आप माइक्रोफाइब्रिल की संरचना बता रहे हैं अब आपको, जो आपने पढ़ी थी। क्या बेटा? पेशी तंतुक। क्या बेटा? ये पेशी तंतुक की संरचना बेटा बता दे। पेशी तंतुक में क्या होता है? एक तो तंतु होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। अब आपको ध्यान रखना है, एक्टिन तंतु कैसा होता है? पतला होता है, और मायोसिन तंतु मोटा होता है। बेटा उसी से ये सेलेक्टिव पॉइंट आते हैं, जो ऑब्जेक्ट आते हैं छांट छांट के। लेकिन वो एक बार आपने पढ़ा भी है और पहले बुक में एक बार देख ले, मैं बताया डायग्राम, तो बेटर है। जैसे कोई अंदरूनी क्वेश्चन फंस जाए, बाकी हम और आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते बनाएंगे। अब देखिए, मैं बताई थी बेटा, बैंड की बात करें, आई बैंड केवल एक्टिन तंतु पाए जाते हैं, बताई थी आपको। और ए बैंड में ओवरलैप, मतलब एक्टिन भी होते हैं और मायोसिन भी होते हैं, ओवरलैपिंग होती है ना एक्टिन मायोसिन की। और एच क्षेत्र में केवल मायोसिन तंतु होगा, बता दिया आपको। और जेड लाइन क्या करती है? एक सीमा है जेड लाइन, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच दूरी को सार्कोमियर बोलते हैं। अब ये सार्कोमियर है बेटा, मतलब यहां में क्या है? ये दो जेड रेखाओं के बीच दूरी क्या कहलाती है? सार्कोमियर कहलाती है। देखो सार्कोमियर बता दिया आपको, ये सार्कोमियर है। सार्कोमियर जेड जेड तक, जेड से
जेड तक दो जेड रेखाओं के बीच दूरी क्या है ये बेटा? ये दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी सार्कोमेयर कहलाती है। और इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई। क्या बोलते हैं बेटा? क्रियात्मक इकाई। क्योंकि बेटा एक तंतु में बहुत सारी सार्कोमेयर होते हैं। इसी क्रियात्मक इकाई से संकुचन होता है बेटा। जेड रेखा दोनों पास पास आती है, ये संकुचन होता है। और जब प्रसारित होती हैं तो पेशियां क्या होती फैलती है बेटा। अब संकुचनशील प्रोटीन की संरचना के बारे में जो मैंने बताया था आपको, संकुचनशील प्रोटीन में दो प्रोटीन आएंगे बेटा। कौन कौन सी? एक तो एक्टिन तंतु है, एक मायोसिन तंतु है। अभी बताई थी मैंने, संकुचनशील प्रोटीन में एक तो एक्टिन तंतु है और एक मायोसिन तंतु है। ये दो तंतु हैं। एक्टिन तंतु बना है एफ एक्टिन से, समझ बेटा? एक्टिन तंतु बना है एफ एक्टिन से। ये बेटा दो तंतु हैं इसके। क्या है इसमें? दो तंतु, दो लिपट रहे बेटा, दो तंतु कुंडलित हो रहे हैं। क्या कैसे होते हैं ये? कुंडलित। एफ एक्टिन। अब ये एफ एक्टिन जो तंतु है, बता दिए बेटा, ये गोलाकार इकाइयों बना होता है। किसकी? जी, गोलाकार इकाइयों का बना होता है। इकाइयों का बताई थी अभी आपको कि एफ एक्टिन भी गोलाकार इकाई बना है। दूसरा तंतु है ट्रोपोमायोसिन। ये ध्यान रखना बेटा, दूसरा जो तंतु है वो है ट्रोपोमायोसिन, जो पूरी लंबाई में एफ एक्टिन निकट संपर्क में जाएगा। देखो यह है पूरी लंबाई में एफ एक्टिन के निकट संपर्क में जाता है। के निकट संपर्क में जाता है। अभी डायग्राम बताया था, पूरी लंबाई में निकट संपर्क में जाएगा। और या तंतु पर नियत अंतरालों पर, नियत अंतराल पर क्या पाते हैं? जटिल प्रोटीन। एक क्या है? जटिल प्रोटीन है बेटा। क्या है ये? जटिल जटिल प्रोटीन है ये। ट्रोपोनिन पाई जाती है। मायोसिन तंतु की बात करें, ये दो भागों से मिलकर बना बेटा। एक तो सिर और एक, अभी लिखाई थी, बताई थी आपको, दो भाग पाए जाते, सिर और पुच्छ। अब सिर पर एक एटीपी एंजाइम पाया जाता है बेटा। लिखाई थी एटीपी योजी स्थल, वहां एक एटीपी एंजाइम जुड़ता है और इसी से क्रॉस सेतु बनेगा। एटीपी एंजाइम है, जब एटीपी टूटती है ना, क्रॉस सेतु बनता है और तब वो तंतु एक्टिन, जो मायोसिन तंतु एक्टिन तंतु खींचेगा। तो लिख रहा है नाम इसमें, क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्रॉस ब्रिज जानते हो? ब्रिज का मतलब जानते हो? सेतु। क्रॉस सेतु बनाता है, इसको क्रॉस बोल देते वैसे। क्रॉस सेतु बनेगा। कौन? ये एंजाइम बनाता है बेटा। इसका मतलब है मायोसिन तंतु एक्टिन तंतु के साथ क्रॉस सेतु बनाता है। क्या समझ में आ गया बेटा? ये जो मायोसिन तंतु एक्टिन तंतु है, मायोसिन तंतु के साथ क्या बनाएगा? क्रॉस सेतु बनाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्रॉस सेतु किस किस के मध्य बनता है? एक्टिन और मायोसिन। ये ऑब्जेक्ट देखो गया, कौन सा भैया? छठवां
अब ये सिद्धांत पढ़ोगे आप, जो आपको बताया था मैंने, सर्पी तंतु सिद्धांत। क्या है ये? सर्पी तंतु सिद्धांत। मतलब क्वेश्चन दो, पेशी संकुचन का क्या बेटा है? पेशी संकुचन का। तो पेशी संकुचन का क्या है? सर्पी तंतु सिद्धांत है। इसका मतलब है, अभी सिद्धांत है क्या, ये तो बता दिया कि जो पतले तंतु होते हैं मोटे तंतुओं पर सरकते हैं। क्या कर होता है? जो पतले तंतु होते हैं वो मोटे तंतु सरकते हैं, इस कारण उसको मतलब सर्पी तंतु सिद्धांत। अब क्रियाविधि क्या है? सबसे पहले ये काम होगा, कैल्शियम रिलीज होगा, मुक्त होगा। और जब कैल्शियम मुक्त होगा तो कैल्शियम का कार्य ध्यान रखना बेटा, एक्टिन के एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। क्या? सक्रिय स्थल। जैसे कैल्शियम मुक्त होगा तो ये एक्टिन पर सक्रिय स्थल होते हैं जहां मायोसिन जुड़ता है। क्या होता है? तो इसको खोलने का कार्य कौन करेगा? कैल्शियम। कर दिया काम। ये बात, ये पॉइंट याद रखना है, एक क्वेश्चन बनेगा यहां पर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन बनेगा। अब क्या बेटा, मायोसिन हेड जुड़ता है, किससे जुड़ेगा? इस सक्रिय स्थल। क्रमागत पॉइंट है। तो सक्रिय स्थल कैल्शियम ने खोल दिए, अब कौन जुड़ेगा इससे? फिर मायोसिन तंतु जुड़ेगा। मैंने जो अभी बताया था, जो एक चक्र बताया था, क्रिस क्रॉस सेतु बन रहा था, मायोसिन ये जुड़ गया। मायोसिन तंतु हेड से जुड़ता है बेटा। इसका जो हेड होता है सिर, तो मायोसिन तंतु दो भाग बताया आपको, पुच्छ और हेड। तो ये हेड जुड़ जाएगा, जुड़ गया तो क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस सेतु बनेगा। बन गया क्रॉस सेतु। अब क्रॉस सेतु बनेगा तो बनाने में बेटा एक एटीपी खर्च होगी। क्या होगा? खर्च हो रही है ना एटीपी, ये टूटेगी एडीपी और पीआई में, तब ऊर्जा मिलेगी और तभी मांसपेशियों में संकुचन होता है। पर ध्यान रखना, ये ऊर्जा मिलेगी और तुरंत ही पुनः फॉस्फेट क्रिया करेगा एटीपी एडीपी से, और फिर तुरंत एडीपी बना लेगा। यदि ऐसे ऊर्जा खर्च होती रही तो कंकाल पेशी है बेटा। ऊर्जा खर्च भी होती है और रिवर्स भी होती है, खर्च भी होती है, लेकिन ज्यादा वर्क करोगे ना तो ऊर्जा का ह्रास भी होगा, ऊर्जा का ह्रास भी होता है। अब जब ऊर्जा का ह्रास होगा, सेतु बन गया, तो सेतु क्या करेगा? बता दिया, ये जो मायोसिन तंतु है, तंतु खींचेगा, जब खींचेगा संकुचन होगा। तो क्या लिख रही बेटा? तंतु खिसकते हैं और क्या होता है? संकुचन। ये शॉर्ट में भाषा है बेटा, तंतु खिसकते हैं और संकुचन होता है। मतलब एक्टिन तंतु, तो मायोसिन तंतु एक्टिन को खींचेगा, पेश संकुचित होंगे। निष्कर्ष क्या निकलेगा? मैं बताया था, ए बैंड छोटा, आई बैंड छोटा हो जाएगा, बताया था आपको। एच क्षेत्र भी गायब हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाती है। किस पर कोई असर नहीं पड़ेगा बताइए बेटा? ए बैंड पर देखो आगे लिख रहा है, ए बैंड समान रहता है, लिख रहा है ना बेटा आपको, ए बैंड समान रहता है। ए बैंड की लंबाई, क्वेश्चन आ सकता है, नोट कीजिए बेटा, नोटेड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये पॉइंट बहुत निकाले गए जहां से क्वेश्चन बनता है। पेशी संकुचन के समय किस बैंड की लंबाई यथावत रहती है? क्वेश्चन बन गया। ए बैंड, बी, ए बैंड, आई बैंड, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो ए बैंड की लंबाई यथावत रहती है। अब देखिए ऊर्जा स्रोत, इसका मतलब है कि जब संकुचन क्रिया होती है तो ऊर्जा स्रोत के रूप में एटीपी काम आता है, आता ही नहीं आता? तो ऊर्जा स्रोत कौन है? एटीपी। नो, इसको भी नो बेटा, हर पॉइंट नोटेड है। मतलब जो कह रहे हो ना शॉर्ट में, पहले तो आपको एक बार पढ़ लोगे ना, फिर शॉर्ट पे ही जाना है। वो तो पढ़ना जरूरी यूं है कि लेंदी, लेकिन आपको
जाना शॉर्ट पे ये डायग्राम देख करके। किताब में बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, वो कुछ समझ में नहीं आए ना तो आप डायग्राम किताब लेकर के आप पूछ सकते कभी भी, एनीबॉडी एग्जाम टाइम पर कभी भी। तो यहां क्या होगा, एटीपी आवश्यक होगी, क्रिएशन फॉस्फेट बैकअप बता दिया था मैंने आपको कि जो एटीपी है ना बेटा टूट गई, एडीपी पीआई में टूट गई, लेकिन फिर ये क्रिएशन क्रिएटिन फॉस्फेट बैकअप, इसका बैकअप होता है। और बैकअप क्यों होता बताइए, जिसकी ऊर्जा का ह्रास ना हो, पेशी थके ना। ज्यादा वर्क कर थक जाती है, लेकिन फिर दोबारा से अब एटीपी खर्च हो रही भाई, एटीपी खर्च होगी, लेकिन कुछ बैकअप होता रहता है, मतलब दोबारा से जो फॉस्फेट मुक्त हुआ है ना एडीपी से क्रिया दोबारा फिर एटीपी बना लेता है। इसको बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट बैकअप, इसका बैकअप होगा। ऑक्सीजन की कमी, भाई कमी तो होगी मांसपेशियों में, क्यों होती है ऑक्सीजन कमी बताइए। मैं दौड़ रहा हूं, मैं कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ की, तो पता होगा मेरे पैरों में भड़क होगी ना, शरीर मतलब कि क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक अवायवीय श्वसन चालू हो जाता है अधिक दौड़ने के साथ, जब अधिक परिश्रम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, ये चालू हो जाता है बेटा ऑक्सीजन की कमी में अवायवीय श्वसन, और क्या बनता है बताया था पहले आपको, लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन इसमें हम थक जाते हैं क्योंकि इससे ऊर्जा कम बनती है। मात्र जब इसका फॉर्मेशन होगा तो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इससे पहले जब ऑक्सीजन काम में आ रही थी तो 686 इतनी ऊर्जा बन रही थी, 686। और जब जब ऑक्सीजन की कमी आई तो मात्र 56, तो वे थकेंगे। मतलब थकने का रीजन ये नहीं है, इसका तो बैकअप होता रहेगा एटीपी का, तो लेकिन तुरंत ये बन जाता है ना तो ऊर्जा ऑटोमेटिक कम बनने लग जाती है, एटीपी कमी आ जाती है, इसकी कमी आएगी एटीपी की। तो एटीपी टूट रही है तो दोबारा रिवर्स किया होगी ना कि इसकी खुद ही कमी आ जाती है पूरी, वो एक कमी आ जाती है क्योंकि लैक्टिक एसिड बटा चालू हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखिए बेटा, पहला बिंदु एग्जाम पॉइंट ये याद रखने आपको, सार्कोमियर क्रियात्मक इकाई बता दिया आपको, क्या है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। अब इसको हम सार्कोमियर तो ऐसे है पर हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या है, दो जड़ रेखाओं बीच की दूरी के बाद ध्यान रखना है आपको। मायोसिन क्या बेटा मोटा तंतु, और एक्टिन क्या है, एक्टिन पतला तंतु है, एक्टिन मायोसिन मोटा तंतु हो गया, एक्टिन कैसा है पतला तंतु है। पूरी फाइल तो देखना, कभी क्या होता है हम सेव करते हैं कुछ कट के ऊपर पहुंच जाता है, चीज तो आपको वीडियो में क्लियर होगी, ये तो क्या कुछ एडिशन के लिए देखना पड़ता है आपको, सही है ना। वो तो फाइल, ये तो फाइल तो पूरी पहुंचती होगी मेन फाइल तो वीडियो में। अब ये लग गया वाईफाई, ये वाईफाई लग गया बेटा, वाईफाई से क्या होगा जो भी वीडियो डलेगी तुरंत डल जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी, लफड़ा नहीं बनेगा, तो कुछ रह गई वो डलवा देंगे। अब जो कुछ भी होगा ना, क्योंकि पहले वाईफाई नहीं था, नेट की स्लो आता था तो डल नहीं पाते, डाउनलोड चलने के घंटे हो गई, लेकिन अब डाउनलोड हो जाएगी। अब देखिए एक्टिन तंतु कैसे होते हैं, पतले तंतु होते हैं, कैल्शियम संकुचन शुरू करता बता दिया आपको, कैल्शियम ही सक्रिय स्थल खोलेगा। और एटीपी क्या है, ऊर्जा स्रोत है, ये बात ध्यान रखना है आपको। हाँ बेटा पार्ट खत्म हो गया है तो आठवां है नहीं बेटा, क्वेश्चन फिर ऐसे हो नहीं पाते क्योंकि अब तुरंत पढ़ा है ना, क्वेश्चन टाइम लगेगा, लेकिन अब तुरंत जो पढ़ा है
ये क्वेश्चन हाल सॉल्व हो जाएंगे। आप तुरंत क्वेश्चन देखिए, कितने टाइम लगता है क्वेश्चन में। इधर देखो, आज पीपीटी नहीं है बेटा। पहला क्वेश्चन है, पेशी संकोचन में पाए जाने वाले सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का मुख्य कार्य बताइए। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है बेटा, ये तो पढ़ा होगा आपने। ये जो कैल्शियम +2 आयन होते हैं, इनका संग्रह संचय करता है। कहते हैं ना, मैं ये तो पढ़ा होगा आपने कि सबसे पहले पेशी संकोचन प्रारंभ होता है तो कैल्शियम मुक्त होते, कहां से होते हैं? सार्कमिया रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहीं से मुक्त होते हैं, वहीं फिर संचय हो जाते हैं। काम जरूरत पड़ी संकुचन की, कैल्शियम मुक्त हुए, और जब जरूरत नहीं पड़ी और रिलैक्स आराम आराम कर रहे हैं तो तुरंत ही वो वहीं चले जाते जहां से आए थे। खर्च नहीं होते कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन तो एक एंजाइम की तरह होते हैं, क्रिया को प्रमोट करते हैं। तो कैल्शियम आयनों का संचय और नियंत्रण करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये पढ़ाया था मैंने, आई बैंड और ए बैंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। आई बैंड में मायोसिन तंतु पाया जाता है। आई बैंड तो एक्टिन होता है, मायोसिन कहां से आ गया? ए बैंड केवल एक्टिन, ए बैंड में तो केवल मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं, ये मतलब दोनों गलत हो गए। सी है, आई बैंड हल्का तथा एक्टिन प्रधान होता है, सही है। आई बैंड छोटा होगा और एक्टिन तंतु पाए जाएंगे, ये सही है बेटा। बाकी ए बैंड में केवल ट्रोपोनिन, क्योंकि ए बैंड तो दोनों से बना है, एक्टिन और मायोसिन से, और ट्रोपोनिन तो किसमें मिलता है? एक्टिन मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना, सी ऑप्शन है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, सार्कोमियर की सीमा किधर निर्धारित होती है? पर बताया था आपको, दो जेड रेखाओं के बीच दूरी, इसको बोलते हैं हम सार्कोमियर, बोलते हैं ना। तो निर्धारित किससे होगी? जेड रेखा तो होगी। एच क्षेत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? एक्टिन मायोसिन तंतु होते, दोनों नहीं होते बेटा। क्षेत्र में, क्षेत्र में केवल कौन तंतु होते हैं? मायोसिन तंतु। कौन सा बेटा? केवल एक्टिन गलत है, केवल मायोसिन तंतु पाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना आप। पांचवा क्वेश्चन, पेशी संकुचन के दौरान निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए बैंड की लंबाई घटती है? नहीं घटती, ए बैंड तो यथावत रहेगा, ध्यान रखना। आई बैंड की लंबाई बढ़ती है? आई बैंड की घटती है, बढ़ेगी कहां से? बढ़ती तो नहीं है। एच क्षेत्र सिकुड़ता है, समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब संकुचन होता है तो एच क्षेत्र तो पहले सिकुड़ता है, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और अंत में अधिकतम संकुचन में ओवरलैपिंग हो जाती है, एच क्षेत्र खत्म हो जाता है। सी ऑब्जेक्ट। छठवां क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए आवश्यक है बताइए। देखो एटीपी की अनुपस्थिति, एटीपी आवश्यक है। कैल्शियम आयनों का अभाव, ब्रिज बनाने के लिए सक्रिय स्थल खुलते हैं, पर ब्रिज बनाने के लिए क्या आवश्यक है बताइए। यदि कैल्शियम आयनों का वो अभाव नहीं बोलता तो हम मान सकते भाई ये आवश्यक है, क्योंकि सक्रिय स्थल से, जब तक सक्रिय स्थल से जुड़ेगा नहीं मायोसिन एक्टिन के, तो क्रॉस ब्रिज बनेगा नहीं। पर यहां तो अभाव आ गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया पॉइंट। अब यहां पर मायोसिन का विघटन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। विघटन तो ना तो एक्टिन का होता ना मायोसिन का होता संकुचन में। केवल यही है कि एक्टिन पर सक्रिय स्थल का खुलना, और खुलने में कैल्शियम भूमिका निभाएगा। तो या तो कैल्शियम अभाव दे रखा, तो यही पॉइंट सही है, यही पॉइंट सही है।
ट्रोपोमायोसिन का कार्य क्या होता है? एटीपी का निर्माण करना, नहीं करता। एक्टिन के सक्रिय स्थलों को ढकना, ये बात बेटा याद कर लेना। कैल्शियम को संग्रह तो वो करता है कौन? सबरम रेटिकुलम। सक्रिय स्थलों को ढकने का काम करता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन बेटा देखो ध्यान से, ये वो तब काम आएगा कि जब आराम कर रहे हो आप। संकुचन तो नहीं हो रहा पेशियों में, हो रहा है क्या? हम तो आराम फरमा रहे हैं। तो ये क्या कहता है बेटा? ये सक्रिय से ढक ले, कोई तुम सक्रिय मतलब ही ना, तो भाई पर्दा मतलब कि ढक देता है कौन? मायोसिन। तो ये बात पॉइंट दिमाग में याद रख लो कि सक्रिय स्थल जब पीच संकुचन नहीं होता, हम विश्राम की अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में? विश्राम की अवस्था में जब होते हैं, तब ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये सक्रिय स्थलों को ढक देता है, और संकुचन होगा ही नहीं कि विश्राम की अवस्था में। आठवां 9वां क्वेश्चन, ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ा होता है? बेटा बता दिया, एक्टिन से जुड़ता है ट्रोपोनिन, तो है एक्टिन के साथ जुड़ता है। कैल्शियम आयन पेज संकुचन में क्या भूमिका निभाते हैं? अभी बताई थी आपको। एक्टिन को निष्क्रिय करते, गलत है। मायोसिन को नष्ट करते हैं, गलत है। एटीपी को तोड़ते हैं, गलत है। ट्रोपोनिन के जुड़कर सक्रिय स्थलों को खोलते हैं। बेटा ये कैल्शियम भूमिका होती है, ध्यान रखना है बात। कैल्शियम सक्रिय स्थल खोलने का काम किसका होता है? कैल्शियम आयनों का। दसवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक पेशी चिकनी होती है? मैंने बताई थी आंतरंग अंगों की पेशी अनैच्छिक, तू पीछे आई थी। ये अनैच्छिक भी होती है और चिकनी भी होती है, अंदर के अंगों की पेशी है। हृदय पेशी तो वो तो हृदय पेशी अलग है। हृदय पेशी तो एक अनैच्छिक पेशी है, ये भी अनैच्छिक है, ये भी चिकनी नहीं होती हृदय पेशी। हृदय पेशी में तो रेखा पाई जाती है वैसे। ग्यारहवां और 12वां क्वेश्चन, मायोसिन के सिर में कौन सी विशेषता होती है? बताओ बेटा। डीएनए पाया जाता, नहीं पाया जाता? एटीपेज एंजाइम होता है, कैल्शियम चैनल होते नहीं, केवल एटीपेज एंजाइम होता है बेटा, कि मायोसिन पर ही सक्रिय स्थल होता है, वहां एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। पहले बताया था आपको एटीपेज एंजाइम के बारे में। क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए आवश्यक है एटीपी। कैल्शियम सक्रिय स्थल खोलता है, टूटने के लिए एटीपी टूटती है एडीपी पीआई में, फॉस्फेट में, तब आपका क्रॉस ब्रिज टूटता है। वैसे एटीपी काम में आएगी, क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए आवश्यक होती है। बता क्या आवश्यक होती है, बताइए। एडीपी का एटीपी? भाई एटीपी तो बनती है, टूटता है तो उपचार। वो एटीपी तो ऊर्जा है, तो क्रॉस बन रहा हो या टूट रहा हो, इस ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी।
स्प्लैंडिंग फिलामेंट थ्योरी कौन सा सिद्धांत है बेटा? ये सर्पितंतु सिद्धांत। तंतु सिकुड़ते हैं, तंतु दूसरे पर सरकते हैं, ये बेटा तंतु दूसरे पर सरकते हैं। जेड रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है सार्कोमियर। पेशी में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? एटीपी। सोलह माह और 18 तीनों हो जाएंगे। कंकाल पेशी की विशेषता क्या है बताइए बेटा? अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक नियंत्रण नहीं होता, धारीदार रेखाएं पाई जाती बेटा। धारीदार रेखा होती है बेटा किस पर? कंकाल पेशी पर। ए बैंड और आई बैंड के कारण तो रेखा पाई जाती है, रेखित पेशी बोलते हैं इसको। फेसिकल क्या होता है? एक पेशी कोश का नहीं होता, पेशी तंतु का समूह होता है, मैंने बताया आपको। पेशी में मायोग्लोबिन का कार्य जिस नाम से बताया हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन का संग्रह करना होता है। उन्नीसवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पेशी थकान के प्रति प्रतिरोधी होती है? निम्न में से कौन सी पेशी थकान के प्रति प्रतिरोधी होती है बताइए? श्वेत पेशी, लाल पेशी, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी। हैं बड़ा यहां पर हम लोग यदि ये देखते, यदि हृदय पेशी आती तो हृदय पेशी थकती नहीं है, और जो चिकनी पेशी है बेटा ये भी नहीं थकती वैसे तो। अरे हमारा हमारे जो कहते मैं पाचन नहीं कर रहा, किडनी हो कहते भाई कि मैं टॉयलेट नहीं बना रही, थकते हैं क्या? 24 आवर चलता काम तो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है? एसिटाइल कोलिन पाया जाता है, ध्यान रखना।